Hello everyone, this is Toba Arzo. Welcome to my YouTube channel Arzo Education. ये चैनल स्पेशली क्लास 11, 12th एंड नीट स्टूडेंट्स के लिए है जो बायोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है ये चैप्टर काफ़ी रट्टा बेस्ड है, बट अगर इसके कॉन्सेप्ट बच्चों आपके क्लियर हो तो ये काफ़ी इजी और स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है आपके लिए। नीट एंड बोर्ड्स दोनों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है उसमें हम पूरा डिजीज कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इम्यूनिटी कवर करेंगे, उसी के साथ मैं आपको एड्स एंड कैंसर भी कराऊंगी। थर्ड लेक्चर में हम पूरा ड्रग्स एंड अल्कोहल करने वाले हैं। तो ये आपके इस चैप्टर की सीरीज रहने वाली है। एक थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, देन हेल्थ देखेंगे, देन हेल्थ को वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, देन डिजीज पैथोजन क्या होते हैं, वन बाय वन करके देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। For a long time, health was considered a balance between body and mind. पहले हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये था कि बॉडी एंड माइंड के अंदर कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये पहले का मानना था। पहले के जो लोग थे, पहले के जो इंसान थे, उनका मानना था कि अगर इन दोनों का ह्यूमर्स उस टाइम बोलते थे बॉडी फ्लूइड को, और अगर उसका बैलेंस है तो वो पर्सन कैसा है, वो हेल्दी पर्सन है। और अगर इसका इम्बैलेंस होता है तो वो पर्सन कैसा है, वो इंसान जो है वो अनहेल्दी है। ये पहले एंशियंट टाइम में माना जाता था। अर्ली ग्रीक्स बिलीव हेल्थ डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, जिसे बॉडी फ्लूइड को ही बोलते थे, एक टाइप के ह्यूमर्स। आप बॉडी फ्लूइड को ये ह्यूमर्स बोलते थे। दिस व्यू was supported by Hippocrates and Indian system like Ayurveda also accepted this idea. इस आइडिया को हिपोक्रेट्स और इंडियन सिस्टम जो आयुर्वेदा वाला इंडियन सिस्टम था, दोनों सिस्टम से इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने सपोर्ट किया। इट वाज दैट पीपल हैविंग एक्सेस ब्लैक बाइल हैड अ हॉट पर्सनालिटी एंड हैव फीवर। दिस कंक्लूजन वर बेस्ड मेनली ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, नॉट एक्सपेरिमेंट। हिपोक्रेट्स और आयुर्वेदा दोनों का मानना था कि ह्यूमर्स का इम्बैलेंस डिजीज का रीजन होता है। था मतलब उनका मानना था जिन्हें ब्लैक बाइल, जो ब्लैक बाइल वाले लोग हैं, उन्हें क्या होता है, फीवर होता है। और उन्हें किस पर्सनैलिटी में कंसिडर करते थे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, हॉट पर्सनैलिटी होती है। और ये बच्चों सिर्फ एक अजप्शन था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। बस बनी बनाई एक बातें थी। तो वही ये सब बता रहे हैं। साइंटिफिक प्रूफ हमें कब मिला, जब विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया एंड मेजरमेंट ऑफ बॉडी विद थर्मोमीटर शो नॉर्मल टेम्परेचर इवन इन पीपल विद ब्लैक बाइल। और जब बॉडी का टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर से मेजर किया गया और सेम वही ब्लैक बाइल वालों का भी थर्मोमीटर से जब मेजर किया उनका भी, तो सेम टेम्परेचर आया। तो साइंटिफिकली ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो जाती है कि जो ब्लैक बाइल वाले भी हैं उनका भी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ऐसा कोई नहीं कि उन्हें हर टाइम फीवर ही होता है, या फिर हम उन्हें ये कहें कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, हॉट होती है। करेक्ट। दिस एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो ऊपर की हाइपोथेसिस थी उसको डिस्प्रूव करा गया। लेटर बायोलॉजी शोड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस हेल्थ थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इम्यून सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। सुना भी होगा आपने कि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है
वो भाई हेल्दी भी होता है, कम बीमार पड़ता है। और जिसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी खराब होती है, बेचारा वो बच्चा वो बच्चा हो, इंसान हो, बार-बार बीमार पड़ता है। सबसे पहले आप हेल्थ समझिए, देन मैं फैक्टर बताऊँगी। सीरीज़ तो कहती है कि मैंने आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री बताया, देन मैं आपको हेल्थ को कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं, उससे पहले हम ये जान लें कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज का ना होना ही सिर्फ ये नहीं मान सकते कि वो पर्सन हेल्दी है या नहीं। हम कैसे समझेंगे, हम कैसे बताएंगे कि वो इंसान या पर्टिकुलर इंसान वो हेल्दी है और अनहेल्दी है? दोनों में कैसा पता लगेगा कि भाई उसमें जिसमें डिजीज है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है? It is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. आप physically and mentally fit हैं या नहीं? ऐसा नहीं हो कि आप physically तो fit हैं बट mentally disturb है, तो क्या वो पर्सन हेल्दी होगा? नहीं। हेल्दी रहने के लिए हम कैसे बोलेंगे कि वो पर्सन हेल्दी है? वो फिजिकली भी हेल्थ फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशल वेलबींग। Healthy people work efficiently. This increase productivity and economic prosperity. Good health increases longevity. It reduces infant and maternal mortality. अगर आप हेल्दी हैं तो आप काम अच्छे से करते हैं, बीमार होने के चांसेस आपके कम पड़ते हैं, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहता है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप हेल्दी भी रहेंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे। आप अगर जो बच्चे नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, हेल्दी होंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो आपका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, इन्फेंट कहते हैं बच्चों, अगर किसी को पता है, ठीक है, नहीं पता है, जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं ना, जो लेस देन 1 ईयर के बेबी होते हैं उन्हें इन्फेंट कहते हैं। तो और मैटरनली, जो वो डिलीवरी के टाइम जब मदर की डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? नंबर वन, जेनेटिक डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर बाय बर्थ होता है उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर पेरेंट्स टू पेरेंट वो ट्रांसफर होकर बच्चों में आता है। वो डिसऑर्डर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को हो सकता है, पेरेंट्स को हो सकता है, एंड देन वो उस चाइल्ड में भी आया हो तो उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वो भी हेल्थ को खराब कर सकता है, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। एक हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसा खाना आप खा रहे हैं, आप हेल्दी खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आपकी हैबिट है खाने पीने की। तो ये सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ फूड, वाटर इनटेक, अमाउंट ऑफ रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट वी हैव और लैक, ये सारे फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। लाइफ स्टाइल आपकी, आपका खाना पीना, सोना उठना, एक्सरसाइज आपकी, ये बताती है आपकी अच्छी हेल्थ को। एनसीईआरटी का ही लिया था। हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हेल्दी रहना सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे, स्पेशली जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड्स स्टूडेंट्स हैं, उनका हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स बहुत आपके करीब आ चुके हैं, तो एक गुड हेल्थ हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो देखते हैं। बैलेंस डाइट इज एसेंशियल। आपकी जो एक डाइट होती है वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप हर टाइम बाहर का खा रहे हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, आपके मोमोज, नूडल्स, पिज्ज़ा,
तो वो आपकी एक वो तो डाइट, ये डाइट नहीं होना चाहिए। आपने वेजिटेबल्स खाने हैं, आपने फ्रूट्स खाने हैं, आपने घर का खाना खाना है, तो आपकी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन रहेगी और आप कम बीमार पड़ेंगे। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड। रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, वैसे भी मैं बोलती हूँ जो नहीं करते वो भी करो। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहने के लिए आपका रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आज करी कल नहीं करी, ठीक है। तो अपनी आप अच्छी डाइट लें, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस एंशियंट टाइम फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। योगा काफी पुराने समय से ये चला आ रहा है। योगा, बहुत लोग योगा करते हैं, करना भी चाहिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड their इफेक्ट्स ऑन बॉडी फंक्शन इज नेसेसरी। डिजीज के बारे में अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स। आपको कोई बीमारी हो जाती है और उसका क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, बॉडी के फंक्शंस पे पड़ता है, वो नेसेसरी है, उसके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट्स अगेन इन्फेक्शियस डिजीज। जो वैक्सीनेशन है वो प्रोटेक्ट करती है आपको डिजीज के अगेंस्ट। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आसपास का एरिया, आप जो कचरा, जो कूड़ा करकट, ये आप जो फेंकते हैं, ये आप वो ठीक से डिस्पोज कर पाए, ये होना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए आपका आसपास की चीजें क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, पर्सनल भी और आप जहाँ उठते बैठते सोते हैं वो भी। कंट्रोल ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग वेक्टर इज नीडेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन। ये दोनों पॉइंट्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन के लिए। डिजीज, तो ये पूरा लेक्चर बेस्ड ही आपका डिजीज है। इस पूरे लेक्चर में हम डिजीज कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। डिजीज मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ वन और कहाँ भाग रहा है, वन और मोर ऑर्गन ऑफ और सिस्टम। आपके एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन ना करने को हम बोल सकते हैं कि हमें क्या है, हमें डिजीज है। कोई भी आपको डिजीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर जॉन्डिस आपको है, तो इसका मतलब ये कि जो आपका और लीवर है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा। तो किसी भी ऑर्गन का आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर पाना है, ये किसी भी बॉडी में ऐसा कि किसी भी सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाने को हम क्या बोल, तो हम समझ लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है, या कोई हमें डिजीज, कोई बीमारी ऐसी हो गई है। और अब हम उन चीजों का कैसे पता करते हैं कि हमें कौन सी डिजीज हुई है? थ्रू सिम्टम्स, साइंस, हमें कुछ साइंस दिखते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तब हम पता कर पाते हैं कि हाँ हमें डिजीज हुई है। इट इज आइडेंटिफाइड बाय वेरी साइंस एंड सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें डिजीज है, हमें कोई बीमारी हो गई है। बाय डिफरेंट डिफरेंट साइन और सिम्टम्स से हमें पता लगता है कि हमें ये अगर टाइफॉइड हुआ है तो हमें टाइफॉइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, तो इनके अलग अलग हमें साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन। डिजीज दो टाइप की होती है, इन्फेक्शन डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज। तो इन्फेक्शन डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसमिट कर जाए। वो डिजीज जो इजीली ट्रांसमिट नहीं होती है एक इंसान से, एक वन एक पर वन पर्सन टू अनदर, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन डिजीज का आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉमन कोल्ड या एड्स। इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का आप ले सकते हैं कैंसर एंड ड्रग। किसी को कैंसर है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे कैंसर है, उसके पास हेल्दी पर्सन बैठ जाए तो क्या उसे कैंसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन,
पैथोजेंस। तो सबसे पहले हमने देख ली डिजीज क्या होती है, कितने टाइप्स की डिजीज होती है, इन्फेक्शियस होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है, इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है। दोनों के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं अलग अलग टाइप्स की डिजीज, और वो उनके साइन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से पैथोजन से होती है। मैनी ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। काफी ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं हम इंसानों में। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है हम उसे बोलते हैं पैथोजन। तभी हमें पता लगता है किस पैथोजन से हमें कौन सी बीमारी हो रही है। ठीक है, वन बाय वन करके देखेंगे। टाइफॉइड है, मलेरिया है, कॉमन कोल्ड है, तो किस पैथोजन से कौन सी बीमारी हो रही है, कैसे हमें पता लगेगा? वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बच्चों को शायद यहाँ पता ना हो कि पैथोजन्स किसे बोलते हैं। पैथोजन्स क्लियर हुआ? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथेस हो सकता है। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो भी हमें पता लग गया। पैथोजेंस लिव इन और ऑन द होस्ट एंड हार्म इट। जो आपके पैथोजेंस है जो डिजीज कॉज करते हैं वो होस्ट के अंदर, जिसे वो बीमारी करने वाले, जिसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसे हम होस्ट बोलते हैं। या तो वो उसके अंदर रहते हैं या तो वो उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, या तो दे एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट रूट। वो उस होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं बाय डिफरेंट रूट। इनसाइड द बॉडी दे मल्टीप्लाई एंड रैपिडली। बॉडी के अंदर वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। और इंटरफेयर कुछ ना कुछ आपके नॉर्मल, आपके ऑर्गन अच्छा खासा, लीवर काम कर रहा है, अच्छा खासा लंग्स काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पैथोजन एंटर किया होस्ट के अंदर, आपके अंदर, वो और उसका छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। सो दे कॉज मॉर्फोलॉजिकल डैमेज। वो क्या क्या कॉज करते हैं? वो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज, स्ट्रक्चर फंक्शनल डैमेज, वर्किंग ऑफ ऑर्गन। पैथोजन अडेप्ट टू सर्वाइव इन होस्ट environment. Example, organism entering gut must tolerate low pH and digestive enzymes. पैथोजन ना अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस होस्ट के अंदर। और एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो आपकी गट मतलब स्टमक में एंटर कर गया, तो क्या क्या टॉलरेट कर लेगा? वो लो पीएच भी टॉलरेट कर लेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी टॉलरेट कर लेगा। तो जो ये पैथोजन है वो खुद को ना होस्ट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टाइफॉइड। ठीक है, वन बाय वन करके हम बात करेंगे। टाइफॉइड, सबसे पहले हम टाइफॉइड देखेंगे। ठीक है, इसके इस इसका पैथोजन देखेंगे जो टाइफाइड को कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफी आपका एक बैक्टीरिया होता है जो टाइफॉइड कॉज करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये आपकी डिजीज कैसी हुई? बैक्टीरियल डिजीज हुई। उस बैक्टीरिया का क्या नेम है? उस बैक्टीरिया का नेम है सैल्मोनेला टाइफी, जो आपको टाइफॉइड कॉज करता है। तो ये टाइफॉइड कैसा डिजीज हो गया? बैक्टीरियल डिजीज हो गया। उस बैक्टीरिया का नेम क्या हो गया? सैल्मोनेला टाइफी हो गया। इट एंटर्स ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसता है। बाय कैसे कैसे ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में? बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन इट माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। अच्छा, ये आपके बॉडी में किस जगह एंटर करता है? आपकी बॉडी में एंटर किया, कहाँ रहता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और अदर ऑर्गन में जब ये ब्लड के थ्रू माइग्रेट करता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है वो भी देख लो। सस्टेन हाई फीवर,
39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, कम से जिसे टाइफाइड हो गया तो कम से कम उसको 5 to 6 डेज, चलो उसे कम से कम 39 to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर रहेगा, हाई फीवर रहेगा 5 to 6 डेज। चल क्यों नहीं रहा है? 5 to 6 डेज काफी वीकनेस हो जाएगी, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगी, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। इन सिवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन डेथ में अकर। तो इसके सिम्टम्स पता लग गए। टाइफाइड, पहली बात टाइफाइड कैसा है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया, टाइफाइड सबसे पहले टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। उस बैक्टीरिया का नेम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी है। इसमें और ये बॉडी में कैसे एंटर करता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ जाके ये रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अदर ऑर्गन में कैसे माइग्रेट करता है? ब्लड के थ्रू करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर रहेगा आपको 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, 5 to 6 डेज रहेगा। 5 to 6 डेज तक आपको कंटिन्यू 39 to 40 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर आता है। काफी वीकनेस होती है, स्टमक में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, और सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ में अकर। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि ये टाइफाइड फीवर है? नॉर्मल फीवर से और एक टाइफाइड फीवर, दोनों फीवर में क्या डिफरेंस है? कैसे पता लगेगा कि हमें टाइफाइड हो गया है? टाइफाइड कंफर्म होता है, उसके लिए टेस्ट कराना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं वाइडल टेस्ट। उस वाइडल टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें क्या है? टाइफाइड है। मैं लाइन एडर नहीं है, मैं कर देती हूँ। टाइफाइड इज टाइफाइड फीवर could be confirmed by confirmed by वाइडल टेस्ट। हाईलाइट कर देते हैं इसे, बाय वाइडल टेस्ट। कैसे पता लगेगा? हमें वाइडल टेस्ट से पता लगता है कि हमें कैसा फीवर है, टाइफाइड है। ठीक है। एक एनसीईआरटी में आपका केस है मैरी मेलन का, जो अ क्लासिक केस इज ऑफ मैरी मेलन ऑल्सो कॉल्ड टाइफाइड मैरी। इन्हें टाइफाइड मैरी भी कहा जाता था। ये इनका कैसा था? ये इनका निक नेम था। टाइफाइड मैरी इनका निक नेम था। ठीक है। ये कैरियर वुमेन थी। शी वॉज अ कैरियर, टाइफाइड कैरियर। इन्हें टाइफाइड नहीं था, ये बस कैरियर थी टाइफाइड के लिए। और बाय प्रोफेशन ये क्या थी? कुक थी। काफी सालों तक इन्होंने टाइफाइड फैलाया भी है, क्योंकि ये और जैसे टाइफाइड फैलता ही आपको कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। बाय प्रोफेशन ये कुक थी एंड ये कैरियर वुमेन थी टाइफाइड के लिए, बट इन्हें टाइफाइड नहीं था। तो जो ये खाना बनाती थी उससे काफी टाइफाइड फैला है, तो इनका निक नेम ही टाइफाइड मैरी पड़ गया था। शी कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल years। इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। जो खाना ये बनाती थी उससे ही टाइफाइड स्प्रेड होता था, फैलता था। शी हरसेल्फ डिड नॉट शो सीवियर सिम्टम्स। इनको खुद को कोई टाइफाइड नहीं था। इस देख लिया, उसका मैरी मेलन का केस भी देख लिया। अब निमोनिया पे आ जाओ। तो निमोनिया ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पर मैं लिख दूं बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड भी कैसी थी? आपकी बैक्टीरियल डिजीज थी। निमोनिया भी कैसा है? आपका बैक्टीरियल डिजीज है। और उधर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था, जो टाइफाइड कॉज करता था। यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये दो बैक्टीरिया हैं
जिनसे हमें निमोनिया जो न जो जो एजेंट्स हैं, निमोनिया कॉज़िंग एजेंट्स हैं, ये भी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, तो वो 2 बैक्टीरिया आपके कौन-कौन से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe। दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट द एल्वोलाई, या आपके एल्वोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। एल्वोलाई में जो आपका फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, उससे आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, लंग्स इफेक्ट होता है। दिस क्रिएट सीरियस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, सिम्टम्स क्या-क्या है? सिम्टम्स देख लो, फीवर, चिल, कफ, चिल कपकपी को बोलते हैं, फीवर, कफ, हेडेक इन सीवियर केस में। अब सीवियर केस की बात हो रही है, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा सीवियर केस में आपके जो लिप्स और फिंगर के नेल्स होते हैं वो टर्न कर जाते हैं ग्रे टू ब्लूश, ग्रे से वो ब्लूश हो जाते हैं। इन्फेक्शन स्प्रेड बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, एरोसल, शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड। एक तो बच्चों ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। दूसरी बैक्टीरिया इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है। 2 बैक्टीरिया इसमें मैंने आपको निमोनिया में बताया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, निमोनिया को कभी देखो, कोई भी आपने चैप्टर हो या कुछ भी आपने कोई भी टॉपिक रिकॉल करना हो, पहले आप अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद रिकॉल करने का तरीका क्या है? अभी आपने टाइफाइड किया, अब निमोनिया भी करा, तो सबसे पहले निमोनिया पढ़ लिया आपने। निमोनिया कैसा इन्फेक्शियस डिजीज है भाई, एक इंसान को तो दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का आप ग्लास ग्लास शेयर कर लें, कोई यूटेंसिल्स, एनीथिंग, आप कुछ भी शेयर कर लें। तो अब निमोनिया को अगर आपने रिकॉल करना है, ये इसी तरीके से कोई भी टॉपिक आपने रिकॉल करना है, उसका बेस्ट तरीका कैसे है? क्या आपने लिया वो टॉपिक, लिया, आपको पता है निमोनिया, फॉर एग्जांपल आप निमोनिया चल रहा है, आपको पता है वो बैक्टीरियल डिजीज है। नंबर वन, कौन कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया के लिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड आपका हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। देन इन्फेक्शियस डिजीज है, इनफैक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती, कैसे हो सकती? बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड। अच्छा, इसका सबसे हमें किस में प्रॉब्लम होती है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। क्या अफेक्ट कर रहा है ये निमोनिया? लंग्स को कर रहा है। सीवियर केसेस में क्या होता है? हमारे लिप्स और नेल्स दोनों क्या होते हैं? टर्न कर जाते हैं ग्रे टू ब्लूइश में। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ये इसके ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों कोशिश क्या करो, कोई भी चैप्टर, पहले आपने चैप्टर नहीं, आपने टॉपिक, फिर उसको रिवाइज कैसे करना, रिकॉल करना। आप जितना रिकॉल करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, आपका सेलेक्ट जो नीट वाले बच्चे हैं, उनका ये पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। वो आप एक टॉपिक है, लेकिन उसको फिर थोड़ी देर अपने नोट्स को साइड में रखो एंड देन रिकॉल करो कि अभी ये टॉपिक पढ़ा। इससे पहले टाइफाइड पढ़ा था, वो भी बैक्टीरियल डिजीज था, सैल्मोनेला टाइफाइड्स, टाइफिसो हो रहा था। उसके क्या सिम्टम्स थे? वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हेडेक, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसके बाद हम चलते, फिर हमने एक केस भी देखा था मैरी मेलन का। तो इस तरीके से आप लोग रिकॉल करने की कोशिश किया करो। इसके बाद अब आप आ जाओ कॉमन कोल्ड पर। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, कॉज बाय राइनो वायरस। देखो उस उधर वो निमोनिया कैसा था? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल डिजीज था। कॉमन कोल्ड कैसा है आपका? वायरस, ये वायरल डिजीज है, कॉज्ड बाय राइनो। अच्छा, ये कौन से वायरस से होती है? राइनो वायरस से होती है। तो कॉमन कोल्ड कैसा है आपका? वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से हो रही है? राइनो वायरस से हो रही है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। उधर भी आप में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बट यहाँ पर ये इफेक्ट क्या किसे करता है? नोज को करता है। रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग्स, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, बट निमोनिया में लंग्स को इफेक्ट करता था। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कॉमन कोल्ड में लंग्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट निमोनिया में लंग्स इफेक्ट हो रहा है। कॉमन कोल्ड में नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ये भी कैसा है? इन्फेक्शियस है। निमोनिया भी कैसा था? इन्फेक्शियस था, ठीक है। बट ये कैसा है? ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज था, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज था, ये वायरल डिजीज है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज, ठीक है, समझ गए ना? सॉर थ्रोट,
गले में खराश, हॉर्ननेस जो खर्राटे, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, काफी सीके सीके लगता है, उठा उठा नहीं जाता। यूजुअली ये आपका कितना रहता है, 3 to 7 डेज रहता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कोल्ड, किस किन चीजों से ये ट्रांसमिट होता है वो देख लेते हैं। ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और sneeze are inhaled directly. Virus spread via contaminated object, pens, books, cups, doorknobs, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस। ठीक है, इन सब चीजों से निमोनिया भी आपका ट्रांसमिट होता था, एंड ये भी कॉमन कोल्ड भी आपका ट्रांसमिटेड डिजीज है, इजीली ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके बाद निमोनिया हमने देख लिया है। अब आ जाओ मलेरिया पे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट, ये मलेरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप जब डायग्राम भी, मैं डायग्राम भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसमें आपका एक डायग्राम है, ये आपका फिगर 8.1, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है। साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखेंगे। मलेरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोर्ड में भी आते हैं और नीट में तो आते ही आते हैं। तो आओ देखो, मलेरिया कैसा है, ये प्रोटोजोआ डिजीज है। कैसे प्रोटोजोआ डिजीज है। कॉमन कोल्ड कैसा था, वायरल, वो वायरस, ठीक है, वो ऑर्गन, जो वायरस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। निमोनिया एंड टाइफाइड आपका बैक्टीरियल होता है। मलेरिया क्या है, ये प्रोटोजोआ है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम अ प्रोटोजोआ। ये पहले तो पेन चेंज करते हैं। ठीक है, अब मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम अब प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों, ये प्रोटोजोआ है। तो ये डिजीज कैसी हुई, प्रोटोजोआ हुई। स्पीसीज इसकी कौन कौन सी इंक्लूड है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये इसकी स्पीसीज है। एंड फैल्सिपारम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, ये इसमें इन्होंने एक स्पीसीज दे रखी है जो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। इट इज मोस्ट सीरियस एंड कैन बी फैटल। ठीक है, ये काफी सीरियस डिजीज कॉज करता है। मलेरिया एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, अब ये कैसा एंटर करता है वो देखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज इज प्रोटोजोआ एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनिफ्ले मॉस्किटो। देखो बच्चों, पहले ये समझ लो, इस आपके ये ह्यूमन बॉडी में ना कैसे एंटर करेगा, इस वेक्टर, इसे, इस प्लाज्मोडियम को वेक्टर की नीड होती है। ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है, फीमेल मॉस्किटो होती है, एनिफिलीज मॉस्किटो, नेम याद रखना इसका। ठीक है, एनिफिलीज मॉस्किटो फीमेल, मेल नहीं फीमेल, फीमेल एनिफिलीज मॉस्किटो होती है। वो किसी, उसने इन्फेक्टेड पर्सन के काट लिया, तो अब जिस इन्फेक्टेड पर्सन के काटने के बाद वो समझो किसी हेल्दी पर्सन के पास गई, अब उसकी बॉडी में ये एंटर करना है, तो उसने ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड पर्सन को काट के आई है। ठीक है, अब उसका ब्लड सक कर कर आई है, एंड देन वो हेल्दी पर्सन के पास जाती है और ये उसको बाइट करती है, उसको काटती है। तो जो ये जो स्पोरोजाइट होते हैं, तो ये स्पोरोजाइट बॉडी में उसके फीमेल मॉस्किटो ने काटा, तो जो स्पोरोजाइट वो बॉडी में उसके काटने के थ्रू एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, पैरासाइट फर्स्ट मल्टीप्लाई इन लीवर सेल, तो वो पैरासाइट पहले कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लीवर सेल में कर रहे हैं। देन अटैक रेड ब्लड सेल, फिर लीवर के बाद वो कहाँ अटैक करते हैं, रेड ब्लड सेल में अटैक करते हैं। ठीक है, पहले आपके लीवर सेल में पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे, देन अटैक करेंगे रेड ब्लड सेल, आरबीसीज। रप्चर ऑफ आरबीसीज रिलीज हेमोजाइन, अब अटैक किया आरबीसी पे, वो रप्चर, वो फटेंगे और उसमें से क्या रिलीज होता है आपका, हेमोजोइन। आपका क्या रिलीज हो रहा है, हेमो हेमोजोइन। हेमोजोइन कॉजेज, अब इसकी वजह से क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, चिल्स, कपकपी, हाई फीवर 3 to 4 डेज। ठीक है, अब मलेरिया, अब आ जाओ इसके होस्ट पे, मलेरिया टू होस्ट एंड वेक्टर, उसे
होस्ट और एक वेक्टर की नीड होती है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अभी पहले आप ये समझे, फिर अब मैं जो समझाने वाली हूँ दूसरा वो समझे, होस्ट एंड वेक्टर मलेरिया का। देन आपको पूरी साइकिल समझ आ जाएगी। इतना समझ आया? इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजाइट, एक पहले फीमेल एनीफ्लेज मॉस्किटो ने ऑलरेडी पहले से ही उसने किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन था मलेरिया से, उसे वो उसे काटा, उसका ब्लड सक करा। देन वो किसी हेल्दी पर्सन के पास चली गई, उसको उसने काटा। काटने के बाद जो स्पोरोजाइट थे वो एंटर कर गए हेल्दी हेल्दी बॉडी में, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। वो एंटर करने के बाद सबसे पहले वो लीवर में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन वो रेड आरबीसी पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। आरबीसी क्या होते हैं, रप्चर होते हैं। और रप्चर होने के बाद क्या रिलीज करते हैं, हेमोजेन। अब वो हेमोजोइन जब रिलीज करते हैं तो उससे हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चिल, कपकपी, फीवर, 3 to 4 days। सेकेंड, अब इस इतना समझ है, अब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। मलेरिया को हम दो पार्ट में, हम कभी भी आपने मलेरिया को पढ़ना है, समझना है, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो ये, और दूसरा आप देख लो। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। जो मलेरिया का पैरासाइट है वो कितने होस्ट की जरूरत पड़ती है, 2 होस्ट, ह्यूमन, मॉस्किटो, ठीक है। 2 होस्ट की उसे नीड पड़ती है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम आप याद रखेंगे, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक्ट एज होस्ट एंड वेक्टर। जो ये फीमेल एनोफिलीज है, ये वेक्टर भी वेक्टर भी एक्ट एज एज एन वेक्टर, और एज एन वेक्टर एंड होस्ट दोनों तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग वेक्टर किसे कहते हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट को, जिन्हें पता है, ठीक है। देखो बहुत सारे मैं टर्म्स अभी मैं क्लियर साथों साथ क्लियर करती हुई चल रही हूँ। जैसे आपका पैथोजन, मे भी किसी को नहीं पता हो, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, ठीक है, एंड वायरस। तो अभी तक हमने बैक्टीरिया वाली डिजीज देख ली, बैक्टीरियल डिजीज देख ली वायरस पे, और अब वायरस का भी देख लिया, कॉमन कोल्ड, प्रोटोजोआ। इसके बाद हम एलिमेंथीज पे चलेंगे। तो चलो कम टू द टॉपिक। मलेरिया पैरासाइट को 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन की और दूसरा दूसरा आपकी मॉस्किटो की, फीमेल एनिफिलीज मॉस्किटो की। बच्चों में बार बार रिपीट कर रही हूँ इस नेम को, आप भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो फीमेल एनिफिलीज है वो कैसे एक्ट, वो 2 टाइप से एक्ट करती है। वो एज एन होस्ट भी एक्ट करती है और एज एन वेक्टर भी एक्ट करती है। वेक्टर किसे कहते हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट को हम वेक्टर बोलते हैं। फिलहाल जिनके पास एनसीईआरटी है वो अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना अपने सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ से, आपके अगर दिख रहा हो, इस ये हैंड पर, आपके हाथ पर, ये फीमेल मॉस्किटो, एनिफ्लीज मॉस्किटो बैठी हुई दिख रही है। यहाँ से चलेंगे, देन लीवर, एंड देन आरबीसी, ठीक है। वैन द, मैं रीड कर रही हूँ, समझाती जा रही हूँ पूरी साइकिल को, बहुत टफ नहीं है, और उसको जब मैं रिकॉल कराऊंगी तब ध्यान से सुनना। वैन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है। उसने क्या करा, मॉस्किटो जब दूसरा ह्यूमन हाथ पे वो जब काटती है तो स्पोरोजाइट क्या करती है, इंजेक्ट करती है, जो उसके स्लैवरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं। उसने इंजेक्ट किया, पैरासाइट स्पोरोजाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब वो स्पोरोजाइट कहाँ जाते हैं, लीवर। और लीवर में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्या वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ह्यूमन बॉडी में एंटर किए, कैसे किए, यहाँ पर उस फीमेल मॉस्किटो ने काटा, उसके फीमेल मॉस्किटो के स्लाइवरी में क्या थे, स्पोरोजाइट्स थे। वो एंटर कर गए ह्यूमन बॉडी में, और वो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं लीवर में। और किसके थ्रू पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू वो लीवर में पहुंचते हैं। वहां जाके सबसे पहले वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देन द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब वो पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल, कहाँ करते हैं, लीवर सेल में, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। वो लीवर सेल में पहुंचे ब्लड के थ्रू, ठीक है, और वहां पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे।
एंड देन बस्टिंग मतलब फटे। ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexual in red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycles of fever and other symptoms। जब मैंने बताया था कि फिर वो लीवर से कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, और फर्स्ट मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, लीवर में करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, चिल एंड हाई फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड न्यू रेड ब्लड सेल। अब ये ये जो रिलीज उस टाइम जब वो पैरासाइट जो ब्लड में रिलीज हो गए हैं, तो जो आरबीसी के सेल हैं, जो रेड ब्लड के सेल हैं न्यू, उसे क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ, साइकिल दिख रही है, ये ह्यूमन होस्ट। देन सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं, अगेन ये आरबीसी में ही कर रहे हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन, कहाँ डेवलप्ड, अब वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर सेक्सुअल, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। सेक्सुअल स्टेज कहाँ आती है इनकी, आरबीसी में आती है, वहां ये क्या करते हैं, अपने गैमेटोसाइट्स को डेवलप्ड करते हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, ब्लड से वो गैमेटोसाइट ले लेती है। ठीक है, जब अ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट, अब वो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो फीमेल मॉस्किटो के गट में होता है। ठीक है, स्पोरोजाइट स्लैवरी ग्लैंड, ये दिख रहा है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजाइट escape from the gut and migrate to the mosquito salivary gland, और जो मैच्योर स्पोरोजाइट होता है वो वहां से निकल कर वो कहाँ जाता है, स्लैवरी ग्लैंड में जाता है मॉस्किटो के। तो सबसे अगेन वही साइकिल घूम गई। ठीक है, वो उसके कहाँ आ गए, उसके स्लैवरी ग्लैंड में आ गए। उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, तो वहां से जो उसने ब्लड मील लिया, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पोरोजाइट। देन वह हेल्दी पर्सन को काटेगी, उसमें स्पोरोजाइट जाएगा, वो स्पोरोजाइट वो पैरासाइट। ठीक है, स्पोरोजाइट, बार बार जो पैरासाइट आ रहे हैं मैं स्पोरोजाइट ही बोल रही हूँ, स्पोरोजाइट बोलो पैरासाइट तो समझ लेना। वो स्पोरो सबसे पहले उसने इन्फेक्टेड पर्सन को उसका ब्लड सक करके आई होगी, देन उसने किसी हेल्दी पर्सन को काटा, देन उसके स्पोरोजाइट जो प्रेजेंट थे उसकी स्लैवरी ग्लैंड में, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले वो लीवर में जाते हैं, वहाँ बहुत रैपिडली वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और लीवर में किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। देन वो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इन लीवर, लीवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट, नंबर वन। ठीक है, और देन वो सेल कैसे, वो सेल वो फटेंगे, देन वो ब्लड में आएंगे, ब्लड में पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करेंगे ब्लड में। देन वो जो पैरासाइट है फिर वो न्यू आरबीसी पे, न्यू रेड ब्लड सेल पे उन्हें इन्फेक्ट करेंगे, और उसके सिम्टम्स हमें हाई फीवर और चिल देखने को मिलते हैं। सेकेंड स्टेज, इनके दो स्टेज हो गई, एक ये सेक्सुअल और सेकंड सेक्सुअल स्टेज इनकी रेड ब्लड सेल में ही होती है, वहां पर क्या डेवलप्ड होते हैं, गैमेटोसाइट। फीमेल मॉस्किटो गैमेटोसाइट लेती है, गैमेटोसाइट को ब्लड में से लेती है, एंड देन वो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ होती है, वो मॉस्किटो के गट में होती है। और देन वो इस मैच्योर स्पोरोजाइट अगेन वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं मॉस्किटो की। ये साइकिल समझ में आई आपको। ये जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी आपके डेस्क पर ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो वीडियो पॉज करना और इसको सामने रखना, देन समझना तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मलेरिया हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं अमीबाइसिस, प्रोटोजोआ डिजीज, ये भी प्रोटोजोआ डिजीज है, दो डिजीज हो गई आपकी। मलेरिया हो गई एक, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं अमीबाइसिस, ये भी प्रोटोजोआ डिजीज है, caused by एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसमें आपका उसका प्रोटोजोआ का नेम आ गया है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, पैरासाइट लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ऑल्सो कॉल्ड अमीबाइक dysentery,
इसके सिम्पटम्स क्या-क्या देखने को मिलते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद म्यूकस, जो स्टूल पास होता है वो म्यूकस के साथ और ब्लड क्लॉट्स के साथ होता है, ठीक है? स्प्रेड बाय, कैसा फैलता है ये? हाउस फ्लाई, वो भी प्रोटोजोआ वाला ही था। मलेरिया भी कैसा है आपका? ये मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज है। अमीबाइसिस भी कैसी है? प्रोटोजोआ डिजीज है। अच्छा, वो अगर स्प्रेड हो रही है, ठीक है, वो स्प्रेड उसके लिए वेक्टर की नीड पड़ी, वो कौन सा है? वो मॉस्किटो है। ये जो प्रोटोजोआ डिजीज है अमीबाइसिस, ये कैसे स्प्रेड करती है? बाय हाउस फ्लाइज। तो याद रखना, मलेरिया में आपका क्या हो गया? मॉस्किटो। अमीबाइसिस में आपकी क्या हो गई? हाउस फ्लाइज। एक्टिंग एज ए मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, कैसे? कंटे और ये कैसे? और कैसे? हाउस फ्लाई के थ्रू वो एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल कैरियर और बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। अब आ जाओ हेलमेंथिन डिजीज। पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज कवर करी, देन वायरस वायरस करी, वायरस के बाद हम प्रोटोजोआ पे आए, अब हम आ गए हेलमेंथीज पे। हेलमेंथीज में एस्केरियासिस एंड विशेरिया, आपकी ये दो डिजीज। पेन का पहले हम कलर रेड ले लेते हैं ताकि दिख जाए। दो डिजीज आती, विचेरिया एंड एस्कैरिस एंड विचेरिया। ये आपके स्कैरिस एंड विचेरिया आपके हेलमिंथीज डिजीज है, राइट। हेलमिंथीज किसे बोलते हैं? पैरासिटिक वर्म को हम हेलमिंथीज बोलते हैं। और एस्कैरिस का जो वर्म होता है वो कौन सा वर्म होता है? राउंड वर्म होता है। विचेरिया का फिलेरियल वर्म होता है। तो ये दोनों वर्म याद रखना, एस्कैरिस का राउंड वर्म, फिलेरियल का सॉरी विचेरिया का फ्लैरियल वर्म। एग्स ऑफ विचेरिया कम्स आउट विथ फेसिस। तो इसके जो एग्स है वो काय में आते हैं? फेसिस में आते हैं। आई होप फेसिस आप समझते होंगे। पॉटी कंटेमिनेट सॉइल वाटर प्लांट्स, ठीक है, वो फेसिस जहां भी जाती है वो किसे कंटेमिनेट करती है? उस सॉइल को, उस वाटर को, उस प्लांट्स को। इन्फेक्शंस अकर बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड वेजिटेबल और वाटर। देखो इस लाइन को कैसे समझना है। वो फेसिस उसमें किसके एग्स एंड कैरीज के, कैसा फैलेगा वो फैलता है आपके सॉइल वाटर प्लांट से। कैसे कि वो फेसिस उस सॉइल प्लांट वाटर पे गई, ठीक है। अब जिस सॉइल में वहां वो आपकी फेसिस पड़ी होगी, ठीक है, ये एस्कैरिस जी के एग्स जिसमें प्रेजेंट होंगे, वो कोई आपका प्लांट किसी वेजिटेबल का, फ्रूट का होगा, तो वो उसके थ्रू आप तक आएगी। आपने उसका फ्रूट या वेजिटेबल खा लिया, जो कि वो कंटेमिनेटेड वेजिटेबल, और हम वाटर बोलेंगे और फ्रूट बोलेंगे, ठीक है, वो आपने खाया वेजिटेबल एंड इसमें है भी इन्फेक्शन अकर बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड वेजिटेबल एंड वाटर, ठीक है, उसके थ्रू ये बीमारी होती है। अब एस्कैरिस के सिम्टम्स देख लो, फ्लैरिसिस के भी देख लेते हैं, ठीक है। एस्कैरिसिस में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। फ्लैरिसिस के सिम्टम्स देख लो, कॉज्ड बाय विचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मलाई। अरे बनाई तो थी मैंने, फिर चलो कोई नहीं। वर्म लिव इन लिम्फ, वर्म उसका वर्म कहाँ रहता है? लिम्फ वेसल में रहता है। कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बच्चों सूजन को बोलते हैं। स्वेलिंग, कभी कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि नहीं आते, मैं फिर भी कीवर्ड्स आपको ना समझाती जाती हूँ। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, स्वेलिंग को ही बोलते हैं सूजन को, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मे बी किसी को ना पता हो। और मोस्टली क्या इफेक्ट करती है? लोअर लिम्ब, जेनाइटल ऑर्गन को ये अफेक्ट करते हैं। लीड टू ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो बाइट, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो के काटने से ये फैलता है। डिजीज कॉल्ड एलिफेंथियासिस और फ्लैरिसिस। उससे अच्छी मैंने बनाई थी और ऐसा लगा कि मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो सिम्टम्स में ही ऐड थी। सो चलो, इसमें सिम्टम्स भी आ गए। अब आ जाते हैं फंगल डिजीज में। सब कवर कर लिया, लास्ट के थोड़े बहुत सीन चल रहे हैं, जल्दी फटाफट कवर कर लेते हैं। अब फंगल डिजीज, रिंग वॉर्म। बच्चों नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये किसी वॉर्म से नहीं होती ये डिजीज, ठीक है। ये जो रिंग वॉर्म है, नाम तो रिंग वॉर्म है, बट ये किसी वॉर्म से नहीं होती, ये एक फंगल डिजीज है।
तो कभी कभी ये ना नीट वालों को मे भी ट्रैप हो जाए, ये क्वेश्चन आ जाए रिंग वॉर्म से रिलेटेड, ऑप्शन में आपको दे दे वॉर्म, जैसे एस्केरियासिस का वॉर्म कौन सा था, मैंने बताया था राउंड वॉर्म, ठीक है, फ्लैरियल वॉर्म। बट ये जो रिंग वॉर्म है, ये वो किसी वॉर्म से नहीं होती है डिजीज, ये डिजीज आपकी फंगल डिजीज है। तो रिंग वॉर्म को स्पेशली आप अपने जहन में बिठा लेना, दिमाग में, माइंड में, कि ये कैसी है, ये वॉर्म डिजीज नहीं है। अगर नेम आ रहा है ना रिंग वॉर्म, तो ये रिंग वॉर्म वॉर्म से होने वाली डिजीज नहीं है, ये आपकी फंगल डिजीज है, ठीक है। अब रिंग वॉर्म वॉर्म से होने वाली डिजीज नहीं है, फंगल डिजीज है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। कॉज्ड बाय फंजाई, कौन कौन सी फंजाई है, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। और इसके इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, देखो जनरली कहाँ ग्रो करती है, ये फंगल डिजीज है। तो ये जो मैन की, जो मेल्स की चिन होती है ना, उसमें फोल्ड्स होते हैं, तो वहां पर आपके टोस टोस के बीच में जहां जहां फोल्ड होगा, मॉइस्चर होगा, ड्राइनेस होगी, वहां ये ग्रो करता है, फंगल करता है, मॉइस्चर में ग्रो है, ठीक है। तो ड्राई स्कैली लेसेंस ऑन स्किन, नेल्स पे, स्कैल्प, आपके सर पे, और इंटेंस इचिंग, काफी इंटेंस इचिंग होती है इसमें। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई ग्रो, हेल्प टू फंजाई ग्रो। अभी बताया, तो ये क्यों ग्रो करती है वहां पर ही, ये फंगल है, तो फंजाई जो फंगल डिजीज कहाँ ग्रो करती है, जहां उसे हीट और मॉइस्चर मिलता है, इन दोनों की हेल्प से फंजाई ग्रो कर जाता है। कॉमन इन ग्रोइंग बिटवीन टोज, स्प्रेड बाय टॉवेज, क्लोज एंड कॉम्स, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल। ये भी कैसी बच्चों आपकी हो गई एक ये भी आपकी हो गई इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आपने टॉवेल, क्लोज, कॉम, इनमें से कुछ भी यूज किया, उसका कोई भी सामान आपने XYZ यूज किया, तो फिर आपको भी होने के 100% चांसेस है। चलो 100 ना तो 99% ले लो, ये भी कैसी इन्फेक्शियस डिजीज है ये, ठीक है। तो आपने, अगर किसी को रिंग वॉर्म डिजीज है और रिंग वॉर्म डिजीज के सिम्टम्स पता है, और आप उसकी कोई भी चीज, पर्सनल चीज यूज करते हैं, उसका कोम यूज कर लेते हैं, टॉवेल, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, कोम या कुछ भी, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, तो सेम उस पे जो इन्फेक्टेड पीपल है और जो सही इंसान हेल्दी है, उसे भी ये डिजीज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ हाइजीन इन डिजीज एंड प्रिवेंशन। क्या रोल होना चाहिए हाइजीन के डिजीज में और प्रिवेंशन के, पर्सनल हाइजीन और एक होता है पब्लिक हाइजीन। दो टाइप के हाइजीन हम इधर क्लियर करने वाले, तो हमें दो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, एक तो पर्सनल जो खुद की हाइजीन होती है, और एक पब्लिक हाइजीन का। आपकी पर्सनल हाइजीन में क्लीन बॉडी, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, इनका ध्यान रखें आप, ये आपके पर्सनल हाइजीन है। Public hygiene includes proper disposal of waste, cleaning water reservoirs, disinfection of tanks and pools, hygienic food and handling, ठीक है। और कैसे, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, जो मच्छरों से पैदा होने वाली डिजीज है, उन्हें आप कैसे उन्हें कंट्रोल करो, कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट वाटर स्टैग्नेशन नियर हाउस, पानी का इकट्ठा होना, ठीक है, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे, उससे ये वाटर बॉर्न डिजीज, बहुत जल्दी डिजीज फैलती है ये, जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कूलर्स, गर्मियों में, अभी विंटर टाइम है, गर्मियों में कूलर्स बहुत, मतलब कूलर से निकल आएंगे तो उसमें पानी डालेगा, तो उसकी ना रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें पानी आप पानी डालते जा रहे हैं, उसे साफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए, पानी डालते हैं वो तो कहीं ना कहीं, तो उससे क्या है, वो मच्छर पैदा होता है और वो बीमारियां फैलाता है। यूज मॉस्किटो नेट्स, नेट्स आते हैं, वो यूज करें। इंट्रोड्यूस फिश लाइक गम्बूशिया इन पॉन्ड्स, ये आपका एनसीईआरटी का अच्छा लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे सभी आपका ये पूरा पूरा नोट्स आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। जब आप ये लेक्चर करके जाएंगे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जब आप एनसीईआरटी रीड करने बैठेंगे, तो लगेगा सब सब हो गया बहुत, एनसी ये कोई कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है,
ऐसी कोई भी मैंने चीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी ऐड ही नहीं करी, और ऐसी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी में हो और मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। जो थोड़ा बहुत लगा भी है कि हाँ, कुछ ऐड करना भूल गए, ऐसा भी है, तो वो भी मैंने किया है। ये पूरी आपकी ये नोट्स जो मैं बना के लेकर आई हूँ, आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही नहीं, पूरी एनसीईआरटी उठा के लेकर आई हूँ, एक एक वर्ड इसका। तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। जब आप ये लेक्चर करने के बाद एनसीईआरटी रीड करना, आप खुद रीड करना, तब तुम्हें पता लगेगा कि जरूरत ही नहीं पड़ी। बट हाँ, पहले आपने लेक्चर लगाना है, ये नोट्स नोट्स को प्रिपेयर करके रखना, आपको एनसीईआरटी इजी लगेगी, आपको कॉन्सेप्ट इजी लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे एनसीईआरटी रीड करने बैठोगे ना, कुछ भी आपका कुछ भी याद नहीं रहता, ना याद रहेगा, ना समझ आएगा, ना एनसीईआरटी समझ आएगी। ये लेक्चर करने के बाद, इन नोट्स को रीड करने के बाद, और जब आप एनसीईआरटी रीड करने बैठेंगे, आपको ऐसा हो नहीं सकता कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझना है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस फिश लाइक गंबूशा इन पॉन्ड्स, स्प्रे insecticides in drainage in drains, covers doors windows with wire and wire mesh। ठीक है, ये कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। अब आ जाओ वैक्सीनेशन एंड साइंटिफिक एडवांसेस। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हेल्प कंट्रोल, किने 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 कंट्रोल करते हैं, पोलियो को, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस। ठीक है, जब आप बच्चे, अब पता है, इससे पहले मैं बता दूं, जब आप ये वाला टॉपिक है, ये पूरे एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, तो मिक्स्ड है बिल्कुल। ठीक है, पहले ही आ जाएगा कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, तो वहां ये नहीं लिखा होगा कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ये आएगा वैक्सीनेशन आएगा, बच्चे को कुछ याद, बस समझ ही नहीं आता। ठीक है, और उसने रीड किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ना तो वो रिकॉल कर पाता है, ना ध्यान कर पाता है, उस याद, पहली बात है कि उसे याद नहीं रहता, क्योंकि ये दोनों चीज जो मैं आपके अलग अलग करके स्प्लिट करके लेकर आई हूँ, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एंड वैक्सीनेशन एंड साइंटिफिक एडवांसेस, ये इन दोनों के मैं पॉइंट्स बना के ही इसीलिए लेकर आई हूँ, ताकि आपकी याद रहे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो पैराग्राफ रीड तो किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके जहन से निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना के नोट्स में ऐड करेंगे, सब याद रहेगा। ठीक है, बैक पोलियो को किसे किसे कंट्रोल करता है, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस। एंटीबायोटिक हेल्प ट्रीट बैक्टीरियल डिजीज, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं आपकी, वो हेल्प करती हैं बैक्टीरियल डिजीज को। बायोटेक्नोलॉजीज हेल्पिंग डेवलप न्यू न्यूअर वैक्सीन। और जो बायोटेक्नोलॉजी, आप जब जो बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा, और वैक्सीन काफी सारे, तो वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं न्यू वैक्सीन। दिस एडवांसेस रिड्यूस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। ये कुछ तरीके हैं जो कि हम, जो इन्फेक्शियस डिजीज, फैलने वाली बीमारियों से ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं। ठीक है, सो ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम लिंक पर, मैं इसमें लिंक ऐड कर दूंगी। ठीक है, और ये हमने आज बहुत अच्छे से अपना ये लेक्चर डिजीज का कंप्लीट किया है। मैंने बोला था कि इस लेक्चर में मैं पूरा डिजीज कंप्लीट कराने वाली हूँ, पूरा डिजीज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप ये लेक्चर शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखें, इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें। जो मैंने नोट्स आपके लिए ये नोट्स मैं बना के लेकर आई हूँ, एक एक एनसीईआरटी से उठा के लेकर आई हूँ प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, जब आप इसे लेक्चर लगाएंगे, नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, आप ही के लिए है। ठीक है, तो ये नहीं कि बैठ के सिर्फ खाली देख रहे हैं। करेक्ट, पहले आप लेक्चर अच्छे से ले लो, अच्छे से समझ लो, और एनसीईआरटी अपने आगे ओपन करके बैठो। नोट्स आपने बाद में बनाने हैं। जब मेरा ये आप लेक्चर ले रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपके सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैंने हिस्ट्री का पार्ट लिया, फिर मैंने
हेल्थ के डेफिनेशन लिया, देन मैंने फैक्टर बताए थे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। देन हम अच्छी गुड हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ को कैसा मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई। चलो अभी हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। पहला हमने हिस्ट्री देखी, आ जाओ जल्दी से। हिस्ट्री देखी, फॉर अ लॉन्ग टाइम हेल्थ वाज कंसिडर अ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। ह्यूमर्स बोलते थे बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। पहले के लोगों का, हिप्पोक्रेट्स का मानना था, जो हिप्पोक्रेट्स पाखंडी लोगों को बोलते हैं, जो ऐसी बातें, बस उनकी एक सोच थी, बस बच्चों सोच क्या थी कि जो ब्लैक बाइल वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हें क्या रहता है, फीवर रहता है, और वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, हॉट पर्सनैलिटी होती है। और उससे पहले उन्होंने हेल्थ को कैसे डिफाइन करा हुआ था, एक ह्यूमर के बैलेंस से, कि अगर ह्यूमर का बैलेंस, और बैलेंस किससे वो कर रहे थे, बॉडी एंड माइंड का, जो एक बॉडी एंड माइंड को कंसिडर कर रहे थे बिटवीन, एक ह्यूमर है जो बिटवीन बॉडी एंड माइंड के जो बैलेंस रहता है, तो वो कैसा, वो हेल्दी। अगर उसका इम्बैलेंस हो जाए तो वो कैसा है, वो अनहेल्दी है। पहली तो इन्होंने ये चीज बोली। सेकंड, जो ब्लैक बेल वाले लोग हैं, वो उनको फीवर होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें कैसा कंसिडर करते हैं, एज अ हॉट पर्सनैलिटी, ठीक है। और इस सिस्टम को दोनों ने, हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक, दोनों ने सपोर्ट किया था। बट इस पूरी हाइपोथेसिस का कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था। कब तक नहीं था, जब एक्सपेरिमेंट प्रूफ हमें कब मिला, जब विलियम हार्वे ने, याद रखना बच्चों, जब विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर हमने थर्मोमीटर से मेजर किया, सेम ब्लैक बाइल वालों का भी किया, तो उनका भी कोई अलग से टेम्परेचर नहीं आया। बाद में पता लगा कि उनका भी कैसा रहता है, नॉर्मल ही टेम्परेचर रहता है, ओके। उनका भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, और वो कोई ऐसा हॉट पर्सनालिटी या उसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और ये विलियम हार्वे ने जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया, तब यहाँ से हमें, और जब हमने बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया, तब हमें यहाँ से क्या मिला, साइंटिफिक प्रूफ मिला, ठीक है। ऊपर की हाइपोथेसिस, जब ये वाली, जब हमें यहाँ से साइंटिफिक प्रूफ मिला, तो ऊपर की हाइपोथेसिस कैसी हो गई, गलत साबित हो गई, कि भाई वो जो भी है वो गलत है, ओके। फिर आ जाओ, फिर हमने हेल्थ, फिर हम लोगों ने हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन, कि भाई सिर्फ बीमार, एब्सेंस ऑफ डिजीज ही होना हेल्थ नहीं है, कि भाई आपके इस इंसान को कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी, वो हेल्दी पर्सन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। एक हेल्दी पर्सन की डिफाइन हम कैसे बोल सकते हैं, वो हेल्दी जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो, ठीक है। वो मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी और सोशली भी इंटरेक्ट। और हेल्दी पीपल अच्छा काम करते हैं उनकी, ठीक है। वो ये आपने हेल्थ देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ देखी थी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आपको बाय बर्थ, मतलब आपको नहीं, डिस वो ऑर्डर, जो ऑर्डर डिस बाय बर्थ होते हैं, या इनहेरिटेड, जो पेरेंट टू पेरेंट चले आ रहे हैं, उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इन्फेक्शन से भी हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। दूसरी, लाइफ स्टाइल, कैसा खाना पीना, उठना बैठना, हमारी एक्सरसाइज, जो लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन हमारा किस तरीके से, हम क्या कैसे खा पी रहे हैं, कैसी डाइट, हम कैसी डाइट लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही ठीक टाइम पे सही वक्त पे हम उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं या नहीं, कैसा खाना पीना हम इनटेक। और फिर हम इसके बाद हमने टॉपिक लिया था, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, कैसे हम अपनी एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो बैलेंस डाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट से, पर्सनल हाइजीन से, योगा करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, डिजीज के बारे में अवेयर करके, भाई जितनी हमें डिजीज के बारे में पता होगा, कि जितना जागरूक हम हो पाएंगे, उतना हम उनसे बच पाएंगे, उनके सिम्टम्स पता होंगे, हमें पता होंगे कि भाई टाइफाइड किन किन चीजों से होता है, कैसी वो बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी हेल्थ को इन सब चीजों से, वैक्सीनेशन से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइट करती है अगेंस्ट
डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग वेक्टर्स इन नीडेड, हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड बी मेंटेन। उसके बाद फिर हम आ गए थे डिजीज पर। हेल्थ हमने देख लिया, फैक्टर उसके फैक्टर अफेक्टिंग देख लिया, गुड अच्छी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो हमने देख लिया। फिर हम आ गए थे डिजीज। डिजीज किसे कहते हैं? ठीक है भाई, किसे कहते हैं डिजीज? कोई भी बॉडी का ऑर्गन या सिस्टम जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, अब वो नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दे। तब हमें कैसा पता लगे भाई कोई ना कोई तो डिजीज हमें हो चुकी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, बस यहाँ से याद रख लेना, ठीक है ना। डिजीज की डेफिनेशन कैसे पता लगे? डिजीज मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम। ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमें कौन सी क्या बीमारी? बाय साइन और सिम्टम्स। हमें उनके साइन, कोई भी हमें बीमारी हुई तो हमें उसके साइन और सिम्टम से पता लगता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, क्या बीमारी है और डिजीज को कितनी ग्रुप में, फिर हमने पढ़ा कि डिजीज को कितने ग्रुप में रखा गया है, तो उसे टू ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होती है डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और नॉन इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेकेंड, इन्फेक्शन का आपने एग्जाम्पल ले लेना है, वो एड्स ले लेना है, उधर आप कैंसर, डायबिटीज, डायबिटीज में ऐड कर सकते हो, ठीक है इसमें, एंड इसमें मैं ऐड कर दूं, ठीक है, नॉन इन्फेक्शन का एग्जाम्पल मैं ऐड कर रही हूँ, डायबिटीज ऑल्सो। ठीक है, नॉन इन्फेक्शन, डायबिटीज, कैंसर, ठीक है, दोनों चीज समझ है। फिर आगे थे हम कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, पैथोजन्स। पैथोजन पहले हमने समझा, पैथोजन की पैथोजन किसे बोलते हैं, और डिजीज कॉजिंग और ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? भाई आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलेमिंथेस हो सकता है। ठीक है, इनसे होने वाली बीमारियां हमने इनसे होने वाली डिजीज पढ़ी है। पैथोजन हमने समझा है, पैथोजन कैसे बॉडी में एंटर करता है, वो कहाँ रहता है और क्या करता है, किन चीजों को अफेक्ट करता है। जो पैथोजन रहता है होस्ट के अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है, फिर बॉडी में जाके क्या करता है, मल्टीप्लाई, और रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, जल्दी जल्दी, ठीक है। और वो क्या इंटरफेयर किसके साथ छेड़खानी करता है? वो अच्छे खासे सिस्टम के साथ, अच्छे खासे फंक्शन, भाई जो ऑर्गन अच्छा खासा फंक्शनिंग ऑर्गन के साथ वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, चैन से नहीं बैठता वो। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो आए ही नहीं है कि भाई मैं चैन से बैठने नहीं आया, वो कुछ ना कुछ आपके ऑर्गन ऑर्गन में खराबी करना। कैसे करता है? मॉर्फोलॉजिकल डैमेज, ठीक है, मॉर्फो फंक्शनली डैमेज, जो आपका वर्किंग ऑर्गन है उसको कुछ ना कुछ खराबी करेगा। कोई स्किन से रिलेटेड है, मतलब मॉर्फोलॉजी जो आपको बाहर दिखता है ना, आउटर चीज, मतलब आपकी स्किन है, तो कुछ ना कुछ वो आपकी स्किन, तो स्किन कैसे होगी? तो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज में स्किन का कोई डैमेज होगी, इन्फेक्शन हो गया कोई आपको स्किन से रिलेटेड। ठीक है, और अपना आपको होस्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी कर लेता है, ये हमने पढ़ा। देन हमने डिजीज उठाने शुरू करी एक के बाद एक। वो कौन सी थी? टाइफॉइड। टाइफॉइड कैसी डिजीज है? टाइफॉइड हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया हम इसका मतलब कौन सा बैक्टीरिया जो टाइफॉइड कॉज करता है? वो है सैल्मोनेला टाइफी करता है। देन ये बॉडी में एंटर करता है, किसके जरिए एंटर करता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए ये बॉडी में एंटर करता है। सबसे पहले कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, देन वो माइग्रेट करता है अदर बॉडी ऑर्गन में थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू या अदर बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स में माइग्रेट करता है। फिर हमने इसके सिम्टम्स देखे। सिम्टम्स कौन कौन से थे? सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है, 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 4 to 5 डेज के लिए ये आता है। और इस वीकनेस होती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट। सीवियर केसेस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और ऑल्सो लीड में लीड डेथ, ठीक है। अच्छा, कैसा पता लगेगा कि हमें टाइफॉइड हुआ है? इसका डायग्नोस, ठीक है, क्या था इस पे मैं कर देती हूँ इसका डायग्नोस।
इसका डायग्नोज क्या है? वाइडल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड का डायग्नोज क्या था? कैसे पता लगेगा कि हमें टाइफाइड हो गया? तो हम उसके लिए एक टेस्ट कराते हैं, वो कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल। देन हमने इसमें एक केस स्टडी करी थी मैरी मेलन की। वो कौन सी केस थी? मैरी मेलन की केस स्टडी थी, एक क्लासिक मेडिकल केस स्टडी ऑफ मैरी मेलन। उसका निक नेम क्या था? टाइफाइड मैरी की। वो बाद में पड़ गया था निक नेम। और वो वुमेन, क्या वो टाइफाइड, उसे टाइफाइड था? नहीं, उसे टाइफाइड नहीं था। वो कैरियर थी टाइफाइड के लिए। बाय प्रोफेशन क्या थी वो? बाय प्रोफेशन कुक थी। और टाइफाइड फैलता ही किससे है? किससे स्प्रेड होता है? बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो वो खाना बनाती थी, तो कई सालों तक उसने खाना बना बना के एंड खिला खिला के सबको क्या किया है? टाइफाइड किया था। इसलिए उसे कैरियर निकनेम उसका पड़ा था टाइफाइड मैरी, ये याद रखेंगे। ठीक है, बट उसके अंदर कोई टाइफाइड के सिम्टम्स शो नहीं थे कि वो उसे नहीं था, उसे टाइफाइड नहीं था। फिर हमने पढ़ा निमोनिया, ये भी कैसी डिजीज थी? बैक्टीरियल डिजीज थी इसके। और इसके दो एजेंट जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करते हैं। देन इसके कहाँ ये किन किन चीजों को, ये लंग्स को इफेक्ट करता है। जो फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है लंग्स में, जो एयर फील्ड सेक्स होते हैं। ठीक है, और ये ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करता है। सिम्टम्स क्या क्या था? फीवर, चिल, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस में क्या होता था? लिप्स एंड फिंगर क्या ग्रे से ब्लूश में टर्न कर जाते थे। इनहेलिंग, अच्छे ये भी कैसे, ये कैसी एक डिजीज है? ये इन्फेक्शियस डिजीज है आपकी निमोनिया। कैसी डिजीज है? ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज। मैं यहाँ लिख देती हूँ। कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। और कैसा स्प्रेड करती है? बाय शेयरिंग ग्लास। आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आपने ग्लास शेयर कर लिया, यूटेंसिल्स उसके, तो उससे ये स्प्रेड होती है। फिर उसके बाद हमने प्रोटोजोआ डिजीज पढ़ी थी, वो कौन सी थी? मलेरिया। मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन सा था? प्लाज्मोडियम। क्या नेम था? प्लाज्मोडियम। फिर हमने उसकी स्पीसीज पढ़ी थी, 4 टाइप्स की स्पीसीज थी, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम। फैल्सीपेरम काफी जो कॉज करता है मैलिग्नेट मलेरिया कॉज करता है और काफी डेंजरस होता है। फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड करके मलेरिया को पढ़ा था और उसकी पूरी प्लाज्मोडियम की साइकिल को पढ़ा था। एक तो वो बॉडी में जब एंटर होता है वो स्टेज पढ़ी, एंड देन बाद में उसकी साइकिल कैसे रिपीट होती है वो स्टेज पढ़ी। ठीक है, मलेरिया को दो होस्ट की नीड होती है, एक ह्यूमन एंड देन सेकेंड फीमेल एनिफिलिस मॉस्किटो। और वो एनिफिलिस मॉस्किटो एज अ वेक्टर एज अ होस्ट दोनों एक्ट करती है। फिर हमने सेकंड डिजीज हमने पढ़ी, एमियाबाइसिस डिजीज पढ़ी, जो कि एंटामीबा हिस्टोलिका से ऑर्गेनिज्म से होती है, पैरासाइट से होती है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और इसको हम एमिबिक अमाइबिक डेसेंट्री भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या थे? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद म्यूकस, जो स्टूल आता है म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स के साथ आता है। और ये इसके लिए हाउस फ्लाई कैसी मैकेनिकल कैरियर है, ठीक है, इस बीमारी को स्प्रेड करने के लिए। और ये कैसा फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। फिर हमने हेलिमेंथ की डिजीज पढ़ी थी, स्कैरियसिस एंड फ्लैरिसिस। हेलिमेंथिस किसे बोलते हैं? जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक वर्म है, उसको हम हेलेमिंथेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने स्कैरिस और विचेरिया। एस्कैरिस कैसा है? राउंड वर्म। और विचेरिया कैसा है? फ्लैरियल वर्म। एग्स ऑफ एस्कैरिस बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम फिशेस, दे कंटेम बाय कंटेमिनेटेड सॉइल। और ये क्या करते हैं? दे कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। ठीक है, फिर हमने फ्लैरिसिस पढ़ा, जिसे हम हाथी पाँव के नाम से आपने इस बीमारी को याद रखना है। उसमें पाँव कैसा हो जाता है? हाथी की तरह। आपको डायग्राम में भी दिख जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में है। और इसे एलिफेंथियासिस भी इसीलिए ही बोलते हैं। कॉज्ड बाय विचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसके दो थे, विचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मलाई। किसी चॉकलेट आइसक्रीम का नेम नहीं है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ट्रांसमिट होती है बाय फीमेल मॉस्किटो। क्या अफेक्ट करता है? ये लिम्फ वेसल अफेक्ट करता है। एंड और इन्फ्लामेशन आती है, कहाँ आती है? लिम्फ में आती है और जेनाइटल एरिया में आता है। ठीक है, ठीक है, कॉज बाय ये लीड टू ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, जेनाइटल ऑर्गन, लोअर लिम्फ। ओके, और
एस्कैरियासिस के हमने सिम्टम्स पढ़े थे, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल इंटेस्टाइनल पैसेज। देन हमने फंगल डिजीज पढ़ी थी रिंग वर्म, जो कि वर्म से नहीं होती। ये यहाँ पर एक ट्रैप बन सकता है क्वेश्चन का, मे भी कोई भी बना दे, बोर्ड्स वाले बना सकते हैं, नीट वाले तो खास कर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि रिंग वर्म वर्म से नहीं होने वाली डिजीज है। किससे होने वाली डिजीज है? फंगल से होने वाली डिजीज है, ठीक है। कौन कौन और किससे कॉज्ड होती है ये डिजीज? बाय फंजाई। उसके कौन कौन सी फंजाई? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। और क्यों होती है? अच्छा, फंजाई कहाँ ग्रो करती है? जहाँ हीट और मॉइस्चराइजर को, ये दोनों चीजें फंजाई को बढ़ावा देती है, ग्रो करने में बढ़ावा देती है, हीट और मॉइस्चराइजर, याद रखना, ठीक है। और ये कैसा, ये भी कैसी डिजीज है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है भाई, है कि नहीं? कैसी डिजीज हुई? ये भी इन्फेक्शियस डिजीज हुई। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का आप टॉवेल, उसका पर्सनल कुछ भी, आप टॉवेल, कोम, क्लोथ कुछ भी आप यूज करते हैं, तो आप ये आपको भी इन्फेक्ट करेगा करेगा। कहाँ कहाँ इसके सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलेंगे? ड्राई, ठीक है, जो ड्राई स्कैली लेसिन्स ऑन स्किन, नील्स एंड स्कैल्प, ये सब हमने पढ़ा था। स्किन फोल्ड में, जो मैं चिन में, टोज में, अंडर आर्म्स में, ठीक है। रोल ऑफ हाइजीन बताया, तो भाई हम इन डिजीज से कैसे बच सकते हैं, खासकर इन्फेक्शियस डिजीज से। तो एक दो टाइप के मैंने आपको बताए थे प्रिवेंशन, ठीक है। अब किन दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो अपना पर्सनल हाइजीन का, अपनी खुद की साफ सफाई, और दूसरा पब्लिक हाइजीन का। अपनी क्लीन बॉडी, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और पब्लिक में क्या था? प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वियर, ठीक है, टैंक, ये सारी चीजें। फिर और ये आपके चार अपार्ट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, फिर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ठीक है। वाटर को इकट्ठा ना होने दे। गंबूशिया पॉन्ड्स में कौन सी फिश डाल देते हैं? गंबूशिया, क्योंकि वो उसके ना जो उनके लार्वा होता है उसको खा जाती है, बड़ा बनती है। डोर वोर को अपने नेट से कवर करके रखे। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसको हेल्प करती है? पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस जैसी डिजीज को कंट्रोल करती हैं ये। एंटीबायोटिक की हेल्प करती है ट्रीट किसे? बैक्टीरियल डिजीज को। सो बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है और भी, ठीक है। इस लेक्चर में हमने पूरा डिजीज कवर किया है, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी करेंगे, तो वो भी अटेंड करना। लेकिन इससे पहले आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने रीड करने हैं, एनसीईआरटी रीड करके आनी है, ओके।